हाय गाइस, द हंस एकेडमी में आपका भरपूर भरपूर स्वागत है। आज के इस सेशन में अगर इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में कुल 10 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। ठीक है, जो आप सबके लिए, आप सबके एग्जाम के लिए पूरा का पूरा यूजफुल कंटेंट है, यूजफुल कंटेंट। ठीक है, समझे जी? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। आइए क्वेश्चन का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन जो भाई सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सबसे पहले कौन यूरोपियन व्यापारी हिंद चीन आए थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? इनमें से कौन सही होगा? तो क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर पुर्तगाली हो जाएगा। सबसे पहले जो इंडो चाइना हिंद चीन आए थे वो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, अगर पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली की अगर बात करें पुर्तगाली की, तो ये 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से हिंद चीन आए थे। कब आए थे भाई? तो 16वीं शताब्दी में। कब? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में किस मार्ग से आए थे? तो समुद्र मार्ग से। समुद्र मार्ग से कहाँ आए थे भाई? तो हिंद चीन आए थे, हिंद चीन। 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्ग से कहाँ पे आए थे ये पुर्तगाली? तो हिंद चीन आए थे। ठीक है, हिंद चीन। यहाँ पे आपके एग्जाम में इस तरीका से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो सबसे पहले व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कितने शताब्दी में आए थे? तो क्या हो जाएगा बताइए? 16वीं शताब्दी हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में आए थे। किस मार्ग से आए थे? किस मार्ग से? यूरोपीय व्यापारी 16वीं शताब्दी में किस मार्ग से आए थे? तो क्या हो जाएगा? समुद्री मार्ग से आए थे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के जो मध्य हिमालय है, बीच स्थित हिमालय है, उसको जाना जाता है किस नाम से? पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय के नाम से? बताइए किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पंजाब हिमालय हो जाएगा। ठीक है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम हिमालय की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए हिमालय की, यहाँ से क्या सब क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर हिमालय की बात करें, हिमालय की, तो ये इसे नदियों के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटा गया। हिमालय की बात करें तो इसे नदियों के आधार पर क्या किया गया है? विभिन्न खंडों पे बांटा गया है। किसके आधार पे बांटा गया भाई बताइए? तो नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर क्या किया गया है? तो विभिन्न खंडों में बांटा गया है। नदियों के आधार पर क्या किया गया है इसको? तो विभिन्न खंड में बांट दिया गया है। विभिन्न भाग में, विभिन्न भाग या खंड में क्या किया है? तो बांट दिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो हिमालय को नदियों के आधार पर विभिन्न खंडों में बांट दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अब ये देखे थे, जो सिंधु तथा सतलुज नदी के जो मध्य स्थित हिमालय है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जो सतलुज नदी और अगर काली नदी की बात करें, काली नदी की, सतलुज नदी और काली नदी की बात करें, सतलुज नदी और काली नदी की अगर बात करें, तो इसके मध्य जो स्थित हिमालय है, इसके जो बीच में स्थित हिमालय है,
बीच स्थित हिमालय, हिमालय इसके जो बीच में स्थित हिमालय उसको क्या बोलते हैं भाई? तो कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर, वही अगर यहाँ पर हम बात करें, जो भाई सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर काली नदी और अगर हम काली नदी और तीस्ता नदी की बात करें, काली नदी और तीस्ता नदी की अगर बात करें, नदियों की अगर हम बात करें, काली नदी और तीस्ता नदी की अगर बात करें, तो इसके बीच जो हिमालय होते हैं, इसके बीच काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच में स्थित हिमालय होते हैं, बीच स्थित हिमालय, बीच स्थित हिमालय को, इसको जो है ना, बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें, जो भाई तीस्ता नदी, यहां पर देख लीजिए, तीस्ता नदी और दिहांग नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी की अगर बात करें, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय की अगर बात करें, बीच स्थित हिमालय, बीच स्थित हिमालय की अगर बात करें, तो इसको कहा जाता है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय होता है उसको कहा जाता है असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय को तो पंजाब हिमालय और इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वही अगर कुमाऊं हिमालय की बात करें, तो ये जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, ये सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित है। ठीक है, वही नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। ठीक है, अगर वही असम हिमालय की बात करें, असम हिमालय की, तो ये तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है, तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित है, उसे क्या कहते हैं? असम हिमालय। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो भाई संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? कानूनी अधिकार है, या मौलिक अधिकार है, या धार्मिक अधिकार है, या सामाजिक अधिकार है? कौन से अधिकार है? अब संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? क्या हो जाएगा भाई? ये कानूनी अधिकार हो जाएगा, कानूनी अधिकार। संपत्ति की अधिकार की अगर बात करें तो अब एक यह कानून अधिकार हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में थे, मौलिक अधिकार की श्रेणी में। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान की अगर बात करें, भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में क्या था? मौलिक अधिकार। क्या था भाई? तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार था, और इसी मौलिक अधिकार के श्रेणी में एक कानून का अधिकार था, पहले, अब नहीं है। ठीक है, जिसमें कुल 7 मौलिक अधिकार दिए थे मूल संविधान में। संविधान में बाद में क्या किया, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन,
जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसके द्वारा क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, ये भी पूछता है, इसको याद रखिएगा, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल करके, भारतीय संविधान के भाग 3 से निकाल करके, मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निकाल करके इसे भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत इसे कानून का अधिकार बना दिया, कानून का अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो अब ये एक कानून का अधिकार है, कानून का अधिकार, संपत्ति का अधिकार क्या है, अब एक कानून का अधिकार है। क्योंकि जब 44वां संविधान संशोधन आया था तो उसको क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी में से खींच करके भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत उसे कानून का अधिकार बना दिया, बात खत्म, समझे। तो अभी फिलहाल अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो 6 मौलिक अधिकार है। कितना है मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा की बात करें, चौथा की तो हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, पांचवा की बात करें, पांचवा की तो शिक्षा और सांस्कृतिक की अधिकार, और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर समता के अधिकार की बात करें, समता के अधिकार तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा, ठीक है। 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक। और शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार की बात करें तो 29-30 हो जाएगा, 29 से 30 तक में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 में, 31 में क्या था तो संपत्ति के अधिकार था, ठीक है। अनुच्छेद 31 में क्या है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो वो संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ऐसा संयोजी ऊतक का नाम बताइए जो क्या करते हैं, अस्थियों से, हड्डियों से मांसपेशियों को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नायु नामक संयोजी ऊतक, ठीक है। ये जो ऊतक है, इस ऊतक की अगर बात करें, इस संयोजी ऊतक की, स्नायु नामक संयोजी ऊतक की, तो ये क्या करता है, अस्थियों से क्या करता है, मांसपेशियों को जोड़ता है, मांसपेशियों क्या करता है भाई, तो जोड़ता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो स्नायु नामक जो संयोजी ऊतक है वो क्या करता है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रबड़ कौन से फसल है भाई, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है, उप ध्रुवीय क्षेत्र की फसल है, मरुस्थल क्षेत्र की फसल है, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़ फसल है किसका, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, अगर बात करें भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, अगर हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक ही फसल रबर नहीं होता है, रबर के अलावा और बहुत सारे फसल होते हैं, ठीक है। अगर उस फसल की बात करें तो एक तो रबर हो गया, दूसरा कोको, उसके बाद अगर बात करें तो चाय, कॉफी,
ये सब भी आते हैं। चाय कॉफी। उसके बाद बात करें तो नारियल। नारियल भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल में आते हैं। उसके बाद गन्ना की बात करें, गन्ना की, तो ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। मसालों की अगर बात करें, मसालों की, तो ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। उसके बाद एक और याद रखिएगा, जो अगर अनानास की बात करें, अनानास की, तो ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल में क्या सब आ जाते हैं, बताइए क्या सब आ जाते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो फसल है वो रबर भी है, कोको भी है, चाय भी है, कॉफी भी है। नारियल की बात करें तो नारियल भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। गन्ना को भी याद रखिएगा, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। मसालों भी, मसाला का अगर बात करें, मसालों की, तो ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है, अगर अनानास की बात करें, अनानास की, तो इसको याद रखिएगा, ये भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्या है भाई, तो फसल है। क्या है भाई, फसल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो आहार नाल मूल रूप से डॉट डॉट से डॉट डॉट तक विकसित एक लंबी नली है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मुंह और गुड्डा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह और गुड्डा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो भाई भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है ये चीज, भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम भारत में जो शीतकालीन वर्षा होता है, ये उन चक्रवात के परिणाम स्वरूप होते हैं जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागर में क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में पनपते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक डॉट डॉट द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा होता है। बताइए इसका सही आंसर की अगर बात करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा भाई, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तथ्यों को देख लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ तथ्यों को देख लीजिए। अगर उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, भाई अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, तो देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब, ये भाई दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनते हैं, पीछे। पीछे में कहाँ पे, तो पीछे ध्रुव और कहाँ पे, तो भाई फोकस के बीच में, ध्रुव और कहाँ पे, तो फोकस के बीच बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, वो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। अब देखिए ये वस्तु से अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। ये लेकिन ये वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनता है, आभासी बनता है, आभासी मतलब काल्पनिक। उसके बाद सीधा बनता है, सीधा, उल्टा नहीं, सीधा बनता है, सीधा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो अगर उत्तल दर्पण की बात हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की बात हो, तो प्रतिबिंब भाई सबसे पहले ये याद रखिएगा, जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो दर्पण के पीछे बनते हैं। कहाँ पे, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, और वो भी वस्तु से छोटा बनते हैं।
आभासी बनते हैं, सीधा बनते हैं, छोटा बनते हैं, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनते हैं। किस में? तो उत्तल दर्पण में। ठीक है, सीधा बनते हैं उत्तल दर्पण में बनते हैं, आभासी बनते हैं उत्तल दर्पण में बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? जो भाई लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अपना त्याग पत्र बताइए किसे प्रस्तुत करता है? क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र किसको प्रस्तुत करता है? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात करें, लोकसभा के उपाध्यक्ष की, तो ये अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ये क्या करता है? अपना त्याग पत्र, अपना त्याग पत्र क्या करता है भाई? तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या करता है? अध्यक्ष को सौंपता है, प्रस्तुत करता है, सौंपता है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, ये अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। उसके विपरीत अगर बात करें उपाध्यक्ष की, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। जो 26 नवंबर को जाना जाता है, 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? अगर 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर की, तो इसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, विधि दिवस के रूप में। ठीक है, विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? अपनाया गया था, औपचारिक रूप से अपनाया गया था। औपचारिक रूप से क्या किया गया था भाई? तो औपचारिक रूप से अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1948 नहीं होगा, 1949 होगा। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा किया गया था, औपचारिक रूप से इसे अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये प्रभाव में आया, पूर्णतः लागू कर दिया, इसको पूर्णतः लागू कर दिया। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ पॉइंट याद कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ गया? महत्वपूर्ण है, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, संविधान की, तो यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको बनने में जो लगा समय, भारतीय संविधान को बनने में जो लगा समय, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, अगर इसकी वास्तुकार की बात करें, डिजाइन कर्ता की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें, लिखित संविधान की, तो क्या हो जाएगा भाई? भारत का संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का संविधान हो जाएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। अगर कुल शब्द की बात करें, इसमें कुल शब्द की, कुल शब्द की बात करें तो 1,46,385 शब्द है। 1,46,385 शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर वही पर आपसे पूछ दे भाई विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है, बताइए। विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है? तो क्या हो जाएगा भाई? अमेरिका के संविधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका की संविधान, जिसे 1787 ईस्वी में क्या किया गया था? अपनाया गया था। अमेरिका के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 1787 ईस्वी में। ठीक है, अगर अब यहाँ देख लीजिए, अगर आपसे अगर पूछ दे जो दुनिया का सबसे छोटा संविधान, दुनिया का अगर सबसे छोटा संविधान की बात करें, सबसे छोटा संविधान की, संविधान की बात करें तो क्या हो जाएगा? बताइए, किसी को याद है तो बताइए, क्या हो जाएगा? मोनाको का संविधान। मोनाको का संविधान हो जाएगा, जिसे 1911 में मोनागास क्रांति के बाद अपनाया गया। क्रांति के बाद इसे अपना लिया गया। मोनागास क्रांति के बाद 1911 में अपना लिया गया। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें जो भाई सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, बड़ा लिखित नहीं, लिखित तो भारत हो जाएगा, अलिखित संविधान, दुनिया का सबसे अलिखित संविधान की बात करें, अलिखित संविधान की तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान। क्या हो जाएगा भाई? ब्रिटेन का संविधान। इसे जॉन किंग ने 1215 में मैग्ना कार्टा के द्वारा जारी किया था। ठीक है, 1215 में। एक बार देख लीजिए फिर से। अगर 26 नवंबर को जाना जाता है तो भाई राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि क्या किया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अपना लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रभाव में आया, पूर्णतः लागू हुआ। अगर इसमें बात करें कुल शब्द की, भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द है? तो 1,46,385 शब्द है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वही अलिखित संविधान की बात करें तो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का संविधान। पुराना संविधान की बात करें
दुनिया का सबसे पुराना संविधान, तो अमेरिका का संविधान हो जाएगा, 1911 में अपनाया गया। 1911 में नहीं, 1787 ईस्वी में अपनाया गया था इसको। 1911 में तो मोनाको को संविधान को अपनाया गया था मोनेगास क्रांति के बाद। ठीक है, ये दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, तो चलिए इनको याद रखिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।